ने मजाक मजाक में ये नहीं बोला कि आपने तो बहुत घर जुड़वा दिए हाँ, बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं बोलते हैं ऐसा। कि एक घर जुड़वा भी दो ऐसा। हाँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि जो पहले से टूटा है मैंने उसको तोड़ा थोड़ी है। लापरवाही में आपने कॉल उठा ली, लेकिन दूसरा है लालच। तो अगर तो आपने साइड में गाड़ी लगा के उसकी फ़ोटो देखने लग गए, आप वीडियो देखने लग गए उसका कि चलो देख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, बॉडी देख लेता हूँ, लालच में आ गए जी सर। तो आप सेकंड ट्रैप में फंस गए। और कभी प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प लेती है किसी केसेस में, या आपने कभी किसी ने हेल्प ली पुलिस में या फिर डिपार्टमेंट के लोग जो है सरकारी तौर पे तो नहीं ले सकते वो हेल्प हमारी ज़्यादा, लेकिन हमारी हेल्प लेते हैं। जैसे क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं, सम टाइम किसी को पकड़ना है और उनको लगता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमारे पास। तो लड़के वाले भी आते हैं आपके पास, लड़की वाले भी आते हैं, तो इनकी क्वेश्चंस क्या रहते हैं सर जनरली वो ये जानना चाहते हैं कि करेक्टर कैसा है सामने वाले का, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, जो बताया वैसा ही है या अलग है। मेरा जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है, मतलब इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन हैक हो सकता है, आईफोन में चांसेस कम होते हैं। मेरे ऊपर करनी है इन्वेस्टिगेशन, तो आप कैसे मेरा दिनचर्या फिर मेरे को कैसे फॉलो करेंगे? शेरलॉक होम्स, बॉम्ब केस बख्शी, ये सब फ्रिक्शनल कैरेक्टर हैं, लेकिन डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं। इन सब की मूवीज़, वेब सीरीज़, इनको पढ़ने में जितना रोमांच और मज़ा आता है, उतना कोई और किसी चीज़, किसी टॉपिक पे नहीं आता। मुझे तो पर्सनली बहुत आता है, लेकिन ये सब फ्रिक्शनल कैरेक्टर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू वेरी वो भी मच। बहुत शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो सर ये जो फील्ड है डिटेक्टिव या जासूसी या फिर कुछ भी कह सकते हैं, रहस्यमय या थोड़ा सा फैसिनेटेड होता है। जी जी। लेकिन सर आप इस फील्ड में, या फिर किसने आपको इंस्पायर किया टू बी ए डिटेक्टिव? जैसे अभी आपने अपने बोला कि करेक्टर्स के नाम लिए, जी जी। आपने फिल्मी करेक्टर्स के नाम लिए, तो हम भी जब बचपन में देखते थे तो नॉवेल्स पढ़ते थे और फिल्में देखते थे, तो हमें भी ये चीज़ें लगती थी कि अच्छा, अगर कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और उनमें से कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो बहुत मतलब पैसा भी कमा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, बहुत जगह पे घूम भी रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि उसको घूमना पसंद है, अलग अलग जगह देखना पसंद है जी। और अलग अलग चीज़ें करना पसंद है और खूब सारा पैसा कमाना पसंद है। तो हमें भी दिमाग में यही होता था कि भाई जो डिटेक्टिव का प्रोफेशन है वो ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं आपको। तो हालांकि कभी सोचा नहीं था कि हम इस फील्ड में आएंगे या इस फील्ड में कैरियर बन जाएगा। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लगता था, चैलेंज लगता था कि एक डिटेक्टिव को कैसा होना चाहिए, एक डिटेक्टिव को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक डिटेक्टिव को की हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका बिल्ड ऐसा होना चाहिए, उसकी नॉलेज इस तरीके की होनी चाहिए कि किसी को भी पछाड़ दे और बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स उसको आनी चाहिए, घुड़सवारी उसको आनी चाहिए, मतलब बहुत सारी गेम्स उसको आनी चाहिए। तो मतलब ऐसा लगता था कि एक डिटेक्टिव जो है वो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा बन सकता हूँ। बट जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास कोई कोई काम नहीं था, तो मेरे को जो फर्स्ट काम मिला वो इसी फील्ड में मिला। जो मैंने पहले अपनी एक सैलरी कमाई वो इसी फील्ड में कमाई और इसलिए मतलब मेरी ये शुरुआत हुई और वहाँ से मेरे को ये लगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये बचपन से एक सपना था। और कहते हैं कि भाई जिस चीज़ में आपका पैशन हो, जिस चीज़ में आपका शौक़ हो, अगर वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए, पैशन आपका प्रोफेशन भी बन जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से आप वो कर लेते हो। जी तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जितना भी अब आज कामयाब हूँ, इसी वजह से हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है एक्चुअली। तो सर कितना मुश्किल और कितना आसान है किसी भी यंगस्टर्स के लिए, या फिर जब आपने शुरुआत करी थी,
क्योंकि जैसे मुझे नॉलेज नहीं है कि इसके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या फिर कोई, वो तो मेरे को लगता नहीं शायद कोई देता होगा, कोई सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है या फिर बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट से। तो सर वो आपके लिए कैसे चैलेंजिंग था ये? तो मुझे लगता है कि अभी भी जैसे आपने भी बोला, आज भी कोई ट्रेनिंग ऐसी कोई है नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे डिटेक्टिव्स को ट्रेंड किया जाता हो। जी। हाँ, हमारी एसोसिएशंस हैं, जब आप डिटेक्टिव बनना चाहते हो, इंस्पायरिंग आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो, तो आप वहाँ पे एक मतलब एनरोल कर सकते हो अपने आप को, और आप इंस्पायरिंग इन्वेस्टिगेटर फील्ड एजेंट बन सकते हो। तो उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको मिल सकती है। आप किसी कंपनी के साथ जुड़िए, उसमें इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप करने के बाद 6 महीने 3 महीने आपको देखेंगे, आपकी ईमानदारी को देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, आपके काम करने के जज्बे को देखेंगे, पैशन को देखेंगे। तो अगर उनको सब चीज़ें सेट लगती हैं, आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हो, तो वो फिर आपको सिखाते हैं काम की कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या-क्या केसेस होते हैं, हम किस तरीके से केस लेते हैं और किस तरीके से फील्ड में काम करते हैं। तो बेसिकली ये है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई गवर्नमेंट का डिटेक्टिव है या फिर पुलिस है, सीआईडी है, बाकी ये सब चीज़ें, और एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, तो दोनों के पास रिसोर्सेज एंड बाकी सारी चीज़ें कितना फ़र्क हो जाता है? देखिए, डिटेक्टिव जो प्राइवेट डिटेक्टिव की बात करूँ तो हमारे पास सीमित साधन है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। वो रिसोर्सेज वही हैं जो हम पैदा करते हैं बेसिकली। तो हमें क्लाइंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। वो जो इन्फॉर्मेशन हमें फ़र्स्ट हैंड में इन्फॉर्मेशन मिलती है, वही इन्फॉर्मेशन से हमें काम चलाना पड़ता है। और जहाँ तक गवर्नमेंट के डिटेक्टिव का या इन्वेस्टिगेटर का सवाल है, जैसे हम की बात करें या आईबी की बात करें या और जो वर्ल्ड की सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनकी बात करें, तो उसके पीछे पूरी सरकार होती है, उनका पूरा सिस्टम होता है, उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का सिस्टम होता है, उनको गैजेट्स भी दिए जाते हैं, और अगर कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उनको सरकार बचा भी लेती है। तो उनके पीछे पूरा सिस्टम होता है और बैकअप होता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो बचा लेंगे, तो उनको एक भरोसा होता है कि मैं अगर फँस गया तो मेरे को बचाने के लिए कोई ना कोई है। तो हमें कोई बचाने के लिए नहीं है बेसिकली। तो हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। हमें ये भी देखना है कि हम कोई कानून ब्रेक ना करें, लॉ ब्रेक ना करें, क्योंकि प्राइवेसी एक्ट भी है, हमारे इंडिया में भी है और कंट्रीज़ में भी होता है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई मतलब कानून ना तोड़े हम। और ये भी है कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है, इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम निकालें और कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो या किसी का कोई जान माल का नुकसान हो। तो हमें बहुत संभल के काम करना पड़ता है बेसिकली, जो कि हम करते हैं। सर जनरली अगर पुलिस कभी प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प लेती है किसी केसेस में, या आपकी कभी किसी ने हेल्प ली है पुलिस में या फिर डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट के लोग जो है सरकारी तौर पे तो नहीं ले सकते वो हाँ। हेल्प हमारी ज़्यादा, लेकिन हमारी हेल्प लेते हैं। जैसे क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं, सम टाइम किसी को पकड़ना है और उनको लगता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं और हमें खुशी होती है कि हमने सरकार की हेल्प की, कानून की हेल्प की। और कई बारी सीबीआई के कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पीएसयू हैं, उनके लिए हम ज़रूर काम करते हैं। वो गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो पीएसयू हैं, उनके लिए कुछ जो लीगल काम होते हैं, ख़ास करके जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के केस होते हैं, जैसे लेबर केस कह सकते जी। हैं उनको। जैसे किसी पीएसयू में कोई वर्कर काम कर रहा था, वो छोड़ के चला गया और उसके बाद उसने उस पीएसयू पे केस कर दिया कि इन्होंने मुझे निकाल दिया। अब वो कहीं पे जॉब भी कर रहा है, लेकिन कोर्ट में कह रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। तो वो हमारे पास आते हैं पीएसयू वाले, मैनेजमेंट हमारे पास आती है। हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि वो कहीं काम कर रहा है, जो कि कर रहा होता है वो, ठीक है? तो लेकिन उसके लिए प्रूफ़ चाहिए होता है। तो प्रूफ़ के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि वो एक सिविल केस होता है, तो इसलिए पुलिस उसके ऊपर ज़्यादा काम कर नहीं पाती है। तो पीएसयू हमें हायर करती है और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सर ये जो आप ट्रांजिशन हुआ है इतने सालों का आपकी जी। प्रोफेशनल लाइफ में, तो पहले कैसे केसेस आते थे जनरली और आज के टाइम पे कैसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं?
तो पहले जो केसेस आते थे वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट केसेस थे, जी। कॉर्पोरेट प्रॉब्लम थी, जो कि अभी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस बढ़ गए हैं और प्री मैट्रिमोनियल के केस अब खुल के लोग हमारे पास आने लगे हैं। पहले नहीं आते थे, पहले इसलिए नहीं आते थे कि लोगों को लगता था कि जो डिटेक्टिव हैं वो मतलब पता नहीं इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, कहीं सामने वाले को पता तो नहीं चल जाएगा या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा या मेरी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मतलब उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें रहती थी कि कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, तो इसलिए लोग डरते थे। 2005 में हमारी एक एसोसिएशन बनी जिसका नाम है APDI, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया। तो 2005 में जून में बनी। उसके बाद हम थोड़ा लाइमलाइट में आए 2005 के बाद। तो उसके बाद लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ, हमारे प्रेसिडेंट है कुंवर विक्रम सिंह जी, तो उन्होंने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया और उन्होंने बहुत योगदान दिया हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और इस तरीके से तो हमने मतलब काफ़ी अच्छा काम किया उसमें। और इस तरीके से अभी जो हमारे पास केसेस आते हैं इतने सालों का जो आप पूछ रहे हो, तो अभी प्री मैट्रिमोनियल के केसेस खुल के सामने आने लगे हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस भी हमारे पास आते हैं और कॉर्पोरेट के केसेस तो पहले से हमारे पास आते ही हैं। जी सर। तो सबसे सर बताऊँ, पूछना चाहता हूँ आपसे मैं कि सबसे आसान केस जो आपने बहुत टाइम में, बहुत कम समय में सॉल्व कर दिया, और एक सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है, इतना लगना नहीं चाहिए इस केस में, तो कोई? तो ऐसे तो केसेस हम बहुत करते हैं, मतलब रोज़ हमारे पास बहुत सारे केसेस आते जी। हैं। मैं मतलब 3 से 4 मीटिंग रोज़ करता हूँ। जी। तो अगर महीने में 20 दिन काम कर रहा हूँ तो आप समझ लो कि मैं 70-80 लोगों से मिल रहा हूँ। जी। ठीक है? तो इतने केस हम कर रहे हैं, है ना, मंथली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आसान केस कोई नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आता है और उसको लगता है कि वो खुद नहीं कर सकता कुछ इसमें, तो इसीलिए वो हमारे पास आता है। तो इसलिए वो आसान तो नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो काम करते ही हैं, हमारे लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है। जी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आसान केस कौन सा था, मुश्किल केस कौन सा नहीं था। सर, टाइम का पूछ रहा हूँ, जैसा कि आपको कोई हस्बैंड वाइफ आए फॉर एग्जांपल, और पत्नी ने बोला कि मुझे शक है इनके ऊपर, और आपने उनका पूरा वो देख के समझ गया कि हाँ डाउट तो है कुछ, जी जी। तो आपने बहुत कम समय में कोई केस सॉल्व करा हो? नहीं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास लोग आते हैं मिलने के लिए, मैं काउंसलिंग करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ उनके साथ, तो थोड़ा एक चार्ज करता हूँ, मैं 1000 रुपया चार्ज करता हूँ उनसे हाफ एन आवर का। तो वो मुझसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान मुझे पता चल जाता है, कई बार क्लाइंट को पता नहीं होता कि प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है? तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, क्योंकि आप केस सुनना चाहते हो मुझसे बेसिकली। तो एक लड़का था करीब 25 साल का, वो मेरे पास आए और वो कहते कि मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ और मैं 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में था, पढ़ाई कर रहा था, अभी मैं वापस आया हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, फलानी जगह रहती थी दिल्ली में, और अब मैं उससे दोबारा बातचीत करना चाहता हूँ। बीच में ब्रेक हो गया था मेरा, तो बातचीत बंद हो गई थी मेरी, तो अब मैं वापस बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, अब मेरी क्या ज़रूरत है इसमें। ठीक है जी। वो कहते जी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब नहीं कहते, मैं अगर मेरे को पता चल जाएगा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं समझ तो रहा था कि वो बात तो सही कह रहा है कि अगर उसको पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है तो अप्रोच करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। बट मेरा ये कहना था कि मैं अपने रिसोर्सेज वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा, वहीं पे लगाऊंगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि सामने वाले को मेरी सर्विसेज से कोई फ़ायदा हो रहा है। मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करूँगा। जी। ठीक है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि भाई आप मेरे पास आए, आपके पास पैसा है वो अलग बात है, लेकिन आप उसको खर्च करना चाहते हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने आपके लिए काम कर भी दिया तो वो इन्फॉर्मेशन आपके कोई बहुत ज़्यादा काम आने वाली नहीं है कल को। ठीक है, तो मैं वो आपके पैसे वेस्ट क्यों कराऊं।
तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप ऐसा करो, सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप उससे डायरेक्ट जाके मिलो, ठीक है, बातचीत करो। तो इससे 2 बातें होंगी, वो आपसे बात करना चाहती है नहीं कि चाहती है ये आपको पता चल जाएगा। वो आपको देख के 4 साल बाद खुश होती है या वो मायूस होती है ये आपको पता चल जाएगा। जी। अब लेट्स सपोज मैंने पता कर लिया कि उसकी लाइफ में आज की डेट में कोई नहीं है, वो अभी भी सिंगल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे मिलोगे और वो आपको कबूल कर लेगी बिल्कुल। या वापस अपनी लाइफ में ले लेगी आपको। तो आपको खुद पहले प्रयास करना चाहिए, जी। ठीक है। असली आदमी वही होता है जो सीधा बातचीत करता ट्रांसपेरेंसी से। वो तो चाहते थे कि आप उनका मैच कराओ तो एक तरीके से मैट्रिमोनियल साइट की तरह। नहीं, वो मेरा काम नहीं है ना, हाँ, बिल्कुल काम है नहीं ना। करो आपका। मेरा काम क्या है, एक रियल इन्वेस्टिगेशन करना है। यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे गलत हो सकता है, वहाँ पे मैं कुछ, अब इस केस में मेरा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे करो, वो मेरी बात समझ गए, वो वापस चले गए। उसके बाद 10 दिन बाद फिर वापस आ गए, फिर उन्होंने वही चीज़ की, फिर मेरे से पूछा कि आप क्या कहते हो, मैं कहा मैं तो यही कहता हूँ अभी भी। फिर वापस चले गए। तीसरी बार उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब मैं पैसे लेके आऊँगा आपके पास। मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है, आप बात करो डायरेक्ट। अभी तक उन्होंने बात नहीं की उससे, लड़की से। तो अब वो ये इस सोच में है कि मैं बात करूं तो कहीं वो मना ना कर दे। मैंने कहा मैं अगर इन्वेस्टिगेशन कर भी दूंगा तो बात तो तब भी आप ही को करनी पड़ेगी ना, मैं थोड़ी जाके बात करूंगा। बिल्कुल सर। मैं तो आपको तरीका बता सकता हूँ, मैं तो आपको समझा सकता हूँ, बात तो आप ही को करनी है। कल को शादी आपको ही करनी है, आगे उसके साथ लाइफ आप ही नहीं बितानी है, तो आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो तीसरी बार आए, पैसे उन्होंने रखे टेबल पे कि ये लो, मैंने उठाए नहीं पैसे, तो क्योंकि मुझे किक नहीं मिल रही थी अंदर से कि मुझे ये काम करना है। तो उन्होंने सारी बातचीत कर ली, कहते जी अब आप ये काम करो। लेकिन लास्ट में फिर वही गुगली फेंक दी कि अच्छा जी आप बताओ आप क्या कहते हो। मैंने कहा वापस ले जाओ पैसे। तो इस तरीके से होता है कई बार। कहते हैं सर किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए या फिर किसी भी डिटेक्टिव के लिए या फिर किसी भी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो लाइन के साइड है, उसको केस को इमोशनली अटैच होकर नहीं देखना चाहिए। देन कभी सर आपने किसी केस को इमोशनली अटैच करके देखा हो, या फिर आपको लगा हो कि मैं अगर सच बोल दूंगा तो शायद किसी का घर टूट जाए, या फिर आपने वो अपना प्रोफेशन को थोड़ा सा बैकअप किया हो? देखिए ये सिचुएशन जो है हमारे साथ ऑलमोस्ट रोज़ आती है। रोज़ कैसे आती है, जैसे पोस्ट मैट्रिमोनियल केस है। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल केस में लेट्स सपोज हमने हस्बैंड की कुछ चीज़ें पकड़ ली, हमें पता चल गया कि इसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है और ये इसकी फ़ोटो है, ठीक है। अब अगर हम इमोशनली होकर सोचेंगे तो हम सोचेंगे इसका घर टूट जाएगा तो हम इसको नहीं देते। बट दूसरी साइड में हम ये देखेंगे कि भाई जो प्रोफेशन हमारा है उसके साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि एक लेडी हमारे पास विश्वास करके आई है कि ये मेरे को सही रिपोर्ट देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम इमोशनल होके नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हम वो रिपोर्ट दे देंगे, देते हैं हम। तो सर आप जो क्लाइंट आपके पास आता है आप उनका भी बैकग्राउंड चेक करवाते हैं क्या, कि गलत केस तो नहीं लेके आया मेरे पास? जनरली मेरा ये मानना है कि जितने भी क्लाइंट ऑलमोस्ट हमारे पास आते हैं वो सारे विक्टिम होते हैं, वो कल्प्रेट नहीं होते हैं। विक्टिम जो है वही हमारे पास आएगा, वही प्रॉब्लम लेके आएगा जो भुगतभोगी है, ठीक है, जिसके साथ कुछ ना कुछ घटा हुआ है, जो प्रॉब्लम में है, वही हमारे पास आता है। और जो खुद गलत कर रहा है जनरली वो नहीं आते हैं हमारे पास। सर जैसे ही कोई वाइफ आई है, उसने बोला कि मेरा पति का कहीं अफेयर चल रहा है, मुझे टॉर्चर करता है, और बाद में आपने पूरा केस किया, बाद में पति बोलता है आपके पास आके मेरी वाइफ मेरे संग ऐसा करती है। क्या करती है? कि वो झूठी है, उसने मेरे उल्टे केस लगाए मेरे ऊपर, या फिर एक तरीके से उसने परेशान किया है, एक तरीके से मतलब फॉल्स केस किया है मेरे ऊपर। मैं समझ गया जी। तो ओके, तो इसमें क्या है कि अब हमारा क्या काम है, हमें अपना रोल समझना होगा इसके लिए। लेट्स सपोज एक वाइफ है, उसने 4 केस अपने पति के ऊपर झूठे लगा दिए और वो हमारे पास भी आ गई कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। अब हमारा क्या काम है, ये पता करना कि उसके पति का अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें सच्चाई पता करनी है, हमें उस लेडी का सिर्फ साथ ही नहीं देना है,
हम उसका साथ नहीं देंगे ऐसे, हम सच्चाई पता करेंगे। अगर सच्चाई हमें ये पता चलती है कि उसका पति का अफेयर नहीं चल रहा, तो हम रिपोर्ट दे देंगे कि कुछ नहीं चल रहा है जी, ठीक है। हमने अपने पैसे ले लिए, जो काम किया हमने, और काम क्या किया हमने, पता लगाया सच्चाई, और सच्चाई ये है कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब वो दे दिया। अब इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अपने पति पे 4 केस लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि वो हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आई, उस प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट आउट किया। तो पति हमारे पास आ भी जाएगा कि मेरा तो कुछ चल नहीं रहा जी, उसने मेरे 4 केस लगाए। तो हम मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं वैसे, लेकिन अगर मान लो होता भी है फ्यूचर में कभी, हम पति को कहेंगे भाई तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा, तो हमने तो यही रिपोर्ट दी है कि तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा है, तो इसमें तुम्हें घबराने की क्या बात है? तुमने कुछ किया नहीं तो फिर तुमने कुछ किया नहीं तो डरने की क्या ज़रूरत है? तो हमारा काम सिंपल है कि हमें सच्चाई पता लगानी है, दैट्स ऑल। वो हम पता लगा के दे देते हैं। हम कुछ गलत काम करते नहीं हैं, हम कुछ प्लांट नहीं करते कि हमने अपनी कोई लड़की उसके साथ बैठा दी, उसकी फ़ोटो खींच ली कोर्ट में देने की, वो काम हम करते नहीं। कई क्लाइंट आते हैं हमारे पास, ऐसा बोलते हैं आके कि जी आप अपना ही कोई बंदा भेज दो। हम कहते ये काम नहीं करते भाई, हम ये नहीं करेंगे। हम जो सच्चाई है वो पता लगा लेंगे। अगर बंदा करेक्टरलेस है, अगर बंदे का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो हम पता लगा लेंगे, तो उसके प्रूफ भी देख लेंगे हम, और उसकी वीडियो भी बना लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे। लेकिन अगर उसका कुछ नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, सिंपल सी बात है। फिर बल्कि आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप बैठ कर के ये डिस्कस करो कि आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ गलतफहमियां हुई हों, सामने वाले को कुछ गलतफहमियां हुई हों, इसलिए आप अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए। तो आप अगर इन चीज़ों को समझोगे, हमारी हेल्प चाहिए तो हम इसमें हेल्प कर देंगे आपकी, हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे, हम सामने वाले की काउंसलिंग भी कर देंगे। तो ये लेकिन आपको पूरी खुल के बात बतानी पड़ेगी। आप खुल के बात बताओगे तो हो सकता है जो मन में गुंडियाँ आपकी अटकी हुई हैं वो खुल जाएं और दोबारा आपका पैचअप हो जाए। सर आजकल ना डाइवोर्स के लिए पता नहीं कैसे कैसे केसेस आते हैं। जी जी। तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको डाइवोर्स नहीं मिल पाता म्यूचुअल उस पर, या फिर इतनी ज़्यादा एलिमनी या फिर जो भी मिलता है, जो कंसेशन मिलता है उनको, तो उसमें प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी के? हमारे इंडिया में डिवोर्स 2 टाइप का होता है जी। पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एक हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत डिवोर्स लेते हैं, म्यूचुअली डिवोर्स लेते हैं और कोर्ट में जाते हैं दोनों पार्टी, हस्बैंड और वाइफ। वो कहते हैं जी हमारी आपस में बनती नहीं है, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करके कोर्ट को बताते हैं। एक ही चीज़ कोर्ट को बताएंगे सामने से, और वो म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर देंगे, उनका वकील, जो दोनों वकील होंगे। और 6 महीने का टाइम लेती है कोर्ट। अभी थोड़ा कम भी हो गया है, मतलब कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि अगर हम अर्जेंसी बताते हैं या बताते हैं कि हम काफ़ी दिनों से अलग रह रहे हैं, तो 6 महीने का जो एक कूल पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड होता है, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। तो वो कई बार कोर्ट उसको 3 महीने का, 4 महीने का भी कर देती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या करती है। जनरली अब कुछ समय से होने लग गया ये। तो एक तो ये डिवोर्स होता है, तो इसमें आराम से डिवोर्स मिल जाता है, चीज़ें सेटल हो जाती हैं, और आप 2 लोग अलग अलग किस्म के हैं, वो नहीं रहना चाहते साथ में, तो अलग हो गए, वो अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ। दूसरा होता है कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स लेना। उसका मतलब है कि फ़ाइट करके डिवोर्स लेना, कि हस्बैंड वाइफ से दुखी है, वो वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, तो उसने कोर्ट में डाल दिया कि मेरे को वाइफ से डिवोर्स चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या है कि उसको एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ग्राउंड का मतलब है कि एक रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट में। रीज़न 4-5 होते हैं। एक, हस्बैंड या वाइफ का, पार्टनर का अफेयर चल रहा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो अडल्ट्री प्रूव करनी पड़ती है उसके अंदर। दूसरा, वो मानसिक तौर पे बीमार हो कहीं पे, और शादी से पहले बीमार हो, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि हाँ शादी से पहले बीमार था ये, और ये मुझे धोखे से शादी की गई है इस तरीके से। या वो बच्चे पैदा ना कर सकता हो, तो एक ग्राउंड ये हो सकता है। और या वो सेक्सुअली फिट ना हो, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ ग्राउंड है जिसमें कि आपको डिवोर्स मिल सकता है। बट मैं ये समझता हूँ, मेरी जितनी नॉलेज है, कि कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स इंडिया में बहुत कम मिलते हैं, मिलते नहीं हैं, ना के बराबर मिलते हैं। और ये
कारण क्या है कि साबित नहीं हो पाता कुछ। हाँ, हस्बैंड के पास कोई प्रूफ नहीं होता, वाइफ के पास कोई प्रूफ नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है। जी, यहाँ पे म्यूचुअल डिवोर्स हो गया, वहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे हस्बैंड हमारे पास आता है, वाइफ के खिलाफ उसको प्रूफ चाहिए होते हैं, और वाइफ आती है, हस्बैंड के खिलाफ प्रूफ चाहिए होते हैं। तो हम वो कोशिश करते हैं देने की, जो मिल जाते हैं हम दे देते हैं। उसके बाद उनका डिवोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड से एलिमनी मांगती है जी। या मेंटेनेंस मांगती है, मंथली मेंटेनेंस। कई बार वो जॉब भी कर रही होती है, तो कानून ये कहता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप मेंटेनेंस नहीं मांग सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका बच्चा है तो आप बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांग सकते हो। वो भी लेट्स सपोज आप भी उतना को कमाते हो जितना हस्बैंड कमाता है, तो आधा पैसा बच्चे का खर्चा आप दोगे, आधा आपका हस्बैंड देगा। तो बच्चे का जो खर्चा हो रहा है उसका आधा आप हस्बैंड से मांग सकते हो। तो लेकिन लोग ये समझते नहीं है चीज़ें। लोग कहते हैं जी भैया कौन साबित करेगा कि मैं जॉब करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो मैं जो है डाल देती हूँ। उनके वकील उनको भड़का देते हैं कि भाई डाल दो केस, अपना उलझते रहेंगे वो। जी। तो हमें ये साबित करना पड़ता है कि जो उनकी वाइफ है, अगर हस्बैंड हमारे पास आ रहा है और वो कहता है जी मेरी वाइफ ने मेरे पर मतलब पुराने जो लॉ था उसमें 125 का एक धारा होती है, उसका वो लगाया हुआ है और हमें मेंटेनेंस मुझे देना पड़ रहा है और आप इस पे इन्वेस्टिगेट करो, तो हमें वाइफ की जॉब का पता लगाना पड़ता है, जिसको हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अगर प्रूव हो जाता है तो फिर उसका मेंटेनेंस बंद हो जाता है या शुरू नहीं होता है, कम या फिर कम भी मिल सकता है, या कम भी मिल सकता है उसमें। तो उसमें हस्बैंड को राहत मिल जाती है। ऐसे वाइफ हमारे पास आती है, वो अगर मेंटेनेंस मांग रही है लेकिन हस्बैंड कहता है कि मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसकी कमाई प्रूव करनी पड़ती है हमें कि वो काम कर रहा है। कई बार ऐसे केसेस में देखते हैं हम कि वो अपने फादर की शॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो कहता है जी मैं तो कुछ नहीं कमा रहा, ITR भरता नहीं है वो, ठीक है, बैंक में पैसा नहीं लेता वो, कोई जो खर्चा होता है वो अपना कैश में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कानून को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है, बचने के लिए कानून से, तो अपने नाम की सारी चीज़ें इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो अब जो वाइफ है वो हमारे पास आती है कि देखो जी ये काम तो कर रहा है लेकिन मेरे को पता नहीं है और इसके लिए प्रूफ चाहिए। तो फिर हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि अच्छा ये अपने फादर के साथ बैठता है, ये सुबह घर से इतने बजे निकलता है, इतने बजे वापस आता है, दुकान पे बैठता है, सारा दिन काम करता है वहाँ पे, और ये अपने फादर की शॉप या अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है। तो फिर हम उसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि कोर्ट में ये साबित होता है कि अच्छा ये काम कर रहा है। तो फंस जाता है फिर वो। तो हाँ, फंस भी सकता है, मतलब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसके ऊपर कोई जुर्माना भी लगा दे या कुछ कर दे, क्योंकि क्या होता है कि उसने एफिडेविट दिया होता है। एफिडेविट का मतलब होता है शब्द पत्र, शब्द पत्र का मतलब होता है कि भाई सच होना चाहिए, सच के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। सर आजकल पीड़ित पति ज़्यादा आते हैं या पीड़ित पत्नी ज़्यादा आती है आपके पास? अभी आजकल तो पति ज़्यादा पीड़ित हैं, मतलब क्योंकि क्या हो गया कि एक टाइम था आज से 10-15-20 साल पहले, जब हमने अपना काम मतलब 99 में मैंने शुरू किया था, तो उसमें जो है बीवियां बहुत आती थी, क्योंकि पतियों ने बहुत तंग कर रखा था उनको। तो अब जो है समय का चक्कर घूम गया है, ठीक है ना, तो अब बीवियों का ज़माना है, ठीक है। तो बीवियों के पास 49 टाइप के मतलब ऐसे लॉ हैं जो अपने पति के ऊपर वो लगा सकती हैं, लेकिन पति के पास एक लॉ नहीं है जो अपनी बीवी के ऊपर लगा पाए। मुझे लगा सर आप एक तो बोलेंगे। नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। किसी आप एडवोकेट के साथ पॉडकास्ट करना, आप मेरी ये बात तस्दीक करना कि एक आपको लॉ नहीं मिलेगा जो पति के फेवर में जाता हो। कारण क्या है कि जब बहुत सारा ऐसा हो गया एक टाइम पे कि पतियों ने अपनी बीवियों को बहुत तंग किया, पैसे के लिए, दहेज के लिए तंग किया, मारपीट की, तो तब ये लॉ बने थे। डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बना था 2005 में, और उससे पहले डॉरी जो अपना 490 का लॉ था वो बना था। तो ये लॉ लेडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे, लेकिन आज लेडीज़ इन लॉज को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं बेसिकली।
तो जो कि जाहिर सी बात है गलत है, ठीक है ना। उससे दिक्कत क्या होती है कि जो रियल में विक्टिम है उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर 100 लेडीज़ एक तरीके का केस लेके आ रही हैं, लेट्स सपोज मैं एक थाने का एसएचओ हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक दिन में 100 लेडीज़ आ गई एक जैसे केस लेके कि मेरे पति ने पीटा है, 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 ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि मैं कहूँगा यार ये क्या हो गया है, ठीक है। किसी के चोट है, किसी के नहीं है जी, किसी को कुछ नहीं है, जनरली नहीं होती, ठीक है ना। तो मेडिकल कराने को बोलो तो वो मेडिकल के लिए मना कर देंगी कि मेडिकल नहीं कराना, जबकि एमएलसी जो होती है, मेडिकल होता है, वो सबसे बड़ा एक सबूत माना जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में कि भाई अगर लेडी का मेडिकल हो गया और उसमें चोट के निशान आ गए और डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि हाँ इनको ये अननेचुरल है, चोट के निशान जो हैं ये इनको मारा पीटा गया ऐसा लगता है, तो फिर पति के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि लेडी पति का नाम ले रही है और वहाँ पे डॉक्टर ने बोल भी दिया कि हाँ भाई ये इस तरीके के निशान है, तो जाहिर सी बात है कि वो पति के ऊपर केस आ जाएगा, तो पति अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो एसएचओ है वो क्या सोचेगा कि यार इसमें से कुछ तो सही हो सकती हैं, लेकिन सारी सही नहीं हो सकती जी, ठीक है। तो वो कहेगा यार ठीक है कोई बात नहीं, अब कानून बना है तो कार्रवाई जितनी बनती है उतनी कर लो जी, लेकिन वो ना अंदर से दुखी होगा, बिल्कुल सर, है ना। तो उसको पता नहीं होगा कि किसका मेरे को साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। तो इसी वजह से जो पुलिस है, कानून है, लॉ है, वो लेडीज़ का उतना साथ नहीं दे पाता जितना उनको ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो 2-4% केसेस रियल होते हैं उनको भी जस्टिस नहीं मिल पाता, वो भी ऐसे लटकते रहते हैं। तो सर आपको किसी ने मजाक में ये नहीं बोला कि आपने तो बहुत घर जुड़वा दिए? हाँ बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं बोलते हैं ऐसा कि एक घर जुड़वा भी दो, ऐसा? हाँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि जो पहले से टूटा है मैंने उसको तोड़ा थोड़ी है मैंने तो उनको उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया, बल्कि डेफिनेटली सर, है ना। तो और जो जुड़ने वाले थे, जो लगता था कि टूट सकते हैं, अभी टूटे नहीं हैं, टूट सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आ गया और मैंने अपना जादू चलाया, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उनको बैठाया और उनका पैचअप करा दिया। सर डाइवोर्स से चलता है शादी से पहले, जब लड़का लड़की दूसरे को देख रहे होते हैं, उनका परिवार देख रहा होता है, तो लड़के वाले भी आते हैं आपके पास, लड़की वाले भी आते हैं, तो इनकी क्वेश्चंस क्या रहते हैं सर? जनरली वो ये जानना चाहते हैं कि करेक्टर कैसा है सामने वाले का, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, जो बताया वैसा ही है या तो अलग है। किसी ने आपको पता चल गया कि सर हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो किसी ने आपको थोड़े पैसे देके बोला होगा तो थोड़ा शादी में थोड़ा नमक जितना झूठ चलता है तो आप हाँ पे हाँ कर देना थोड़ा। इसमें क्या होता है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है, जैसे मान लो मेल अपना लड़के की तरफ से लोग आए, लड़की की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सामने वाले को पता तो नहीं चल जाएगा। तो अब अगर सामने वाले को पता चल गया तो इन्वेस्टिगेशन ही खत्म हो गई, तो खत्म है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है वो इनरेलेवेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज सामने वाले को पता ही नहीं चलता। हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पता ना चले कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई वेरिफिकेशन हो रही है। हम इसमें 2 चीज़ें करते हैं, एक वेरिफिकेशन करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो डेटा आपने हमें दिया उसको वेरीफाई करना हमने। लेट्स सपोज आपने बताया कि लड़के का ये नाम है, तो हमें ये पता करना है कि लड़के का वाकई ये नाम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुका है, ये लड़के का नाम हुआ ही ना, तो ठीक है ना। आपने किस लेवल तक जाते हैं? आपने वो फिल्म देखी 3 इडियट्स? जी सर देखिए। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का रोल होता है, हाँ। आमिर खान जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है, वो आमिर खान होता ही नहीं एक्चुअल में, किसी और के नाम से पढ़ रहा, वो किसी और के नाम से पढ़ रहा होता है, तो उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं एक्चुअली। तो आइडेंटिटी थेफ्ट है या नहीं है, हमें पहले वो देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसकी एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट उन्होंने बताया, जो एजुकेशन बताई MBA BE या कुछ भी बताया, वो उन्होंने की है या नहीं की है,
या जिस कंपनी में वो नौकरी की बात कर रहे हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी में जॉब करते हैं या नहीं करते, या पर्टिकुलरली जितनी सैलरी उन्होंने बोली उतनी सैलरी ड्रॉ करते या नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो वेरिफिकेशन के दायरे में आती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है बेसिकली। उससे लड़के वाले क्या क्वेश्चन क्या रहते हैं जनरली? लड़के वाले भी सेम जैसी क्वेश्चन करते हैं, मतलब उनका ये रहता है कि भाई लड़का कोई लड़कीबाज तो नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जब जैसे जैन फैमिलीज़ हैं, जैन फैमिलीज़ चाहती हैं कि भाई लड़का दारू पीने वाला ना हो, स्मोक करने वाला ना हो, अपना नॉन वेज खाने वाला ना हो। जी। तो अब लड़के ने लिख दिया कि ना तो मैं दारू पीता हूँ, वेजिटेरियन हूँ मैं, नॉन स्मोकर हूँ और नॉन एल्कोहलिक हूँ, ठीक है। अब ये देखना हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। जी सर, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी बेटी जिस घर में जा रही है वो परिवार ऐसा हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कई बार लड़कियों को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा होने वाला हस्बैंड दारू पीता है या नहीं पीता, या स्मोक करता है या नहीं करता। उनको कहता वो कहते ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस। तो वो अपनी अपनी चॉइस बता देते हैं हमें कि हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उन्हीं पॉइंट्स को लेके इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर फॉर आप एक थोड़ा सा डमी करके देखते हैं कि आपको मेरे ऊपर करनी है इन्वेस्टिगेशन, तो आप कैसे मेरा दिनचर्या फिर मेरे को कैसे फॉलो करेंगे? फिर आप मुझे मेरे पीछे फील्ड एजेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा बता पाएँ इस चीज़ को लेके? तो अगर मुझे आपके बारे में लेट्स सपोज एक लड़की साइड से कोई आता है, अभी मुझे लगता है आपकी शादी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई सर। अभी नहीं हुई है, बच्चे हुए आप, चलो अच्छी बात है। तो अगर लेट्स सपोज लड़की वाले मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी भाई साहब हमें पसंद नहीं है और इनकी वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन कर दो कि ये हमारी लड़की के लिए अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि आपका जो बायोडाटा उन्होंने दिया है उसको हम वेरीफाई करेंगे। वो हमारे पास डिजिटल सिस्टम होता है वेरीफाई करने का। जैसे हमने आपका सोशल मीडिया चेक कर लिया सारा, फिर हमने आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो चेक कर लिया, क्योंकि उनके पास आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपका नाम है, हमारे पास आपका एड्रेस है, तो हम उससे आपका वोटर आईडी कार्ड चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो वोटर आईडी कार्ड में जनरली लोग नाम सही लिखते हैं, उसमें फादर का नाम भी होता है, उसमें और डिटेल भी होती है, तो वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम आपका पैन भी चेक कर सकते हैं। तो पैन से कई सारी चीज़ें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से हम निकाल सकते हैं, जो हमारा अधिकार होता है, जो हम कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जो मतलब ये समझ लो कि पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको हम निकाल सकते हैं और उस तरीके से हम एक रिपोर्ट बना लेंगे। और अगर इसको थोड़ा सा और गहराई से देखना है हमने, ठीक है, तो हम जो फील्ड ऑपरेशन माउंट करेंगे, आपके घर के आसपास देखेंगे आकर के कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या नुक्कड़ पे कोई सब्जी बेचने वाला है, या सफाई करने वाला है, या धोबी है, वो आपके बारे में क्या कह रहा है, वो जानता है आपको या नहीं जानता। या आप मान लो 3rd फ्लोर पे रहते हो, तो 1st फ्लोर वाले आपके बारे में क्या कहते हैं। तो ये कवर स्टोरी उनको सुनानी पड़ेगी कोई, कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। तो इस तरीके से कोई ना कोई कवर स्टोरी दूसरी सुना के, ना कि शादी की बात करके, आपके बारे में हम पूछ लेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो। और इसको अगर गहराई से करना है तो हम आपकी दिनचर्या देख सकते हैं कि सुबह आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, और कितने बजे कहाँ पे जाते हो, आपको फॉलो किया जा सकता है। तो उसको हम सर्विलेंस बोलते हैं। तो सर्विलेंस आपका करेंगे, 3-4-5 दिन सर्विलेंस करेंगे। आप कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हो, आप रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हो नहीं रोकते हो, सिगरेट फूकते हो नहीं फूकते हो, मतलब धुआं बार उड़ाते हो नहीं उड़ाते, छल्ले बनाते हो नहीं बनाते हो, मतलब किस तरीके से आप एक्ट करते हो रोड के ऊपर, ठीक है। या सम टाइम आप देखते हो कि आप बाहर निकले घर से, कोई भिखारी बैठा हुआ है, आप गए, उसको आपने 10 रुपये दे दिए, ठीक है। तो ऐसा 2-4 बार आपने किया। या आपने जो
गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं, उनको खाना खिला दिया आपने, या आप कुछ इस तरीके की आपने सोशल वर्क किया जाते, कुछ बहुत सारे लोग करते हैं, जी या मंदिर जा रहे हो आप, तो इससे भी एक करैक्टर डिफाइन होता है बंदे का कि ये किस तरीके का इंसान है, दयालु इंसान है, इसके अंदर दया है लोगों के लिए। सर 5 दिन ठीक है? इनफ होते हैं किसी को चेक करने के लिए? बहुत सारी चीज़ें चेक करी हैं आपकी, हम्म, और उसके बाद 5 दिन हमने ये भी कर लिया, हाँ, तो हो गया। तो मतलब इतना को पता चल गया कि हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, एक रिपोर्ट बना सकते हैं, जी, लेकिन हम कोई गारंटी तो ले नहीं रहे सारी ज़िंदगी की आपकी। गारंटी तो नहीं। ऐसा होता है, देखो इंसानी मन है, आज आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, कल को आप अच्छे ना रहो, आपके हालात बदल जाएं, या आप ये कहो कि आपकी वाइफ ही ऐसी आ जाए, जैसे आपने पहले बोला था कि मेरी वाइफ मुझ पे जुल्म कर रही है, तो आपकी वाइफ ही आप पे जुल्म करने लग जाए, तो आप उसके साथ अच्छे कैसे रहोगे? फिर वो आके कहे जी ये तो अच्छे इंसान नहीं है, है ना, तो आपने तो अच्छी रिपोर्ट दी थी, तो कैसे बात बनेगी? तो ओवरऑल देखा जाता है कि इंसान किस तरीके का है, लेकिन टाइम टू टाइम बदलता भी रहता है इंसान। तो सर जैसा मैं मूवीज़ में देखता हूँ कि स्पाई जो होते हैं बहुत सारे गैजेट यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, मतलब आम इंसानों से अलग ही चीज़ यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अभी इस लाइन में सर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट डिटेक्टिव? थोड़े देखिए, मैं आपको खुल के तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गैजेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और गैजेट्स यूज़ करने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे आप? तो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं जो स्पाई कैम्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं अपना काम करते हुए, स्टिंग ऑपरेशन करते हुए, या किसी को रिकॉर्ड करना है, या किसी की बातचीत रिकॉर्ड करनी है, या स्पाई बग्स होते हैं जैसे हम अलग अलग जगह पे उनको फिट करते हैं, तो वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, और जो कि काफ़ी काम आते हैं। और पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, पहले भी हम यूज़ करते थे, अब टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, तो अब अलग तरीके के गैजेट्स आ गए हैं, अब थोड़े एडवांस तरीके जैसे के। आजकल जो फ्रॉड भी, इंटरनेट फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, देन उस पे अगर कोई आपसे हेल्प मांगना चाहे कि मेरे को पता करना है कि मेरा पैसा कहाँ गया, कैसे गया, देन उसमें आप हेल्प कर सकते हैं? हम उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि एक गवर्नमेंट का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पे आप कॉल करो, अपना केस रजिस्टर्ड करो सबसे पहले तो, और फिर अगर आपको लगता है कि हमारे पास, हम बेसिकली कंसल्टेशन करते, काउंसलिंग करते हैं उनकी। जी। काउंसलिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम उनको बता पाते हैं कि सही तरीका क्या है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। जी सर। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, एक बार उनका मेरे को फ़ोन आया कि रो रहे थे वो फ़ोन पे, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो कहते यार मैं तो बहुत बुरे तरीके से फंस गया, मेरे पीछे सीबीआई लग गई, मेरे पास पीछे ईडी लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, मतलब तुमने ऐसा क्या किया? तो उसने थोड़ा थोड़ा बताया मेरे को। मैंने कहा भाई ऐसा करो, तुम ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अब ऑफिस आए, रो रहे हैं बहुत, तो मैंने मतलब पानी वानी पिलाया उनको, थोड़ा शांत किया 15-20 मिनट, फिर बातचीत स्टार्ट की। जब उन्होंने बातचीत मुझे बताई, अब बातचीत क्या थी कि एक लंदन की लड़की थी, उनकी फेसबुक से उनकी दोस्ती शुरू हुई, और धीरे धीरे वो प्यार में बदल गई, फ़ोन पे ही वो आपस में फ़ोन कॉल होने लगे, वीडियो कॉल होने लगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने, लड़की ने बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ लंदन। वो कहती नहीं, मैं इंडिया आऊँगी। तो उसने कहा मैं इंडिया आती हूँ, और उसने टिकट वगैरह भेजी कि मैं आ रही हूँ। और एक दिन उसने फ़ोन कर दिया कि मैं आज यहाँ से निकल रही हूँ, और फिर बॉम्बे एयरपोर्ट आई वो। एयरपोर्ट पे उसको पुलिस ने पकड़ लिया, एक्साइज वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उसके पास पाउंड्स थे बहुत सारे। और फिर एक्साइज वालों का उनके पास फ़ोन आया हमारे दोस्त के पास कि भाई आपकी ये गर्लफ्रेंड है फ़लाने फ़लाने नाम की, और ये हमने पकड़ लिया इसको, क्योंकि इसके पास इतने सारे पाउंड है जो कि ला नहीं सकती है ये, ठीक है, कैश में। तो अब ये बंदा कहता है कि अच्छा जी क्या करना है? कहता है जी इसका टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने टैक्स ले लिया उससे, ठीक है। ऐसे करते करते पहले एक्साइज इन्वॉल्व हुई, फिर पुलिस इन्वॉल्व हुई, फिर ईडी इन्वॉल्व हो गई, फिर सीबीआई, वो बढ़ता गया। तो 40-42 लाख रुपया उसने दे दिया 2 दिन के अंदर अंदर। 40-42 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब ये मेरे को बता रहा है, मैं इधर हंस रहा हूँ बैठ के। तो सर जनरल वो है कि
लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने समझदार होते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में होते हैं, कभी कभी उनके संग ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं जो सुन के ऐसा लगता है कि यार इनके साथ कैसा हो सकता है, ये तो इतने। अभी आपने एक केस सुना होगा, किसी एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मतलब न्यूज़ रीडर हाँ थी, उनका उनके तो साथ भी हुआ था ऐसा। बताइए सर। ठीक है, अब उनके साथ हो गया, हमारे पास केसेस आते हैं, जजेस के साथ हो जाता है, पुलिस वालों के साथ हो जाता है। एक डायरेक्टर थे, अभी उनके पास 1,43,00,000 रुपए का फ्रॉड हो गया, वो मेरे साथ कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं अब। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या है कि इसकी जो मैंने डी कोड किया पिछले कई सालों से, जब से ये फ्रॉड हो रहे हैं, तो मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ, खुद मतलब विक्टिम बना इसका, जी सर। अलग अलग फ्रॉड्स में खुद मैंने अपने आप को उसमें डाला। मैंने देखा कि लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, तो मैंने डी कोड किया कि फ्रॉड होते कैसे हैं। पहला फ्रॉड होता है लापरवाही की वजह से, अगर आप लापरवाह हो तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दूसरा होता है लालच की वजह से, आप लालच में आ जाते हो। लालच सर पैसों ठीक का या है, फिर मोशन पैसों का या लड़की का लालच, लड़के का लालच, ठीक है, अपोजिट सेक्स का लालच। ठीक है, ठीक। तीसरा होता है फिर डर की वजह से। तो लापरवाही, लालच और डर, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं हैं, या इनसे आप आगे निकल चुके हो, या इनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा कभी भी। सर वो भी रहता है ना कि इज्जत का थोड़ा सा कि यार मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरे संग फ्रॉड हो गया, पता चलेगा लोगों को। ये डर हो गया ना, डर है सर ये। हाँ डर है ना। हाँ तो अगर डर नहीं होगा तो फ्रॉड नहीं होगा। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हाँ हूँ, जी सर। जो आपके दर्शकों के लिए भी ठीक होगा। लेट्स सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, जी सर। ठीक है, आप अपनी गाड़ी में अकेले हो, चला रहे हो गाड़ी, आपके पास एक वीडियो कॉल आती है। जी सर। जनरली क्या होता है कि जब आप व्हाट्सअप पे आपके पास वीडियो कॉल आती है, तो जनरली एकदम से पता नहीं चलता कि वो वीडियो कॉल है या सिर्फ सिंपल कॉल है। आपने उठा ली कॉल गाड़ी चलाते चलाते, और उधर से एक न्यूड लड़की है। हाँ, ठीक है, आप ऐसे देखोगे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो उसको फटाफट काट दो आप, एक क्योंकि न्यूड लड़की है आप उसको देखते रहो, गाड़ी साइड में लगा लो। अगर आपने काट दिया तो आप लालच में नहीं फंसे। पहला आपने गलती क्या की, लापरवाही से एक अननोन नंबर से आपने कॉल पिक कर ली। पहला आपने जो मेरा है हाँ। वो आपने टिक कर दिया, लापरवाही हो गई आपसे, लापरवाही में आपने कॉल उठा ली। लेकिन दूसरा है लालच। तो अगर तो आपने साइड में गाड़ी लगा के उसकी फ़ोटो देखने लग गए, आप वीडियो देखने लग गए उसका, कि चलो देख लेता हूँ, थोड़ा बॉडी देख लेता हूँ, लालच में आ गए, जी सर। तो आप सेकंड ट्रैप में फंस गए। ठीक है, अब वो क्या करेगी, आपसे बातचीत करेगी, आपको मनाएगी कि आप उसके साथ कुछ करो। आप उसको हो सकता है टाइम दे दो कि ठीक है रात को बात करते हैं, या अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये है। ठीक है, उसको पता चल गया कि हाँ आप उसके ट्रैप में फंस गए हो, तो वो आपको रात को कॉल कर लेगी। हो सकता है आप मास्टरबेट करो, ठीक है, और वो आपको रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले आपकी। अगर आपने ऐसा किया तो वो अपनी फ़ोटो और आपकी फ़ोटो को मिक्स करके एक वीडियो बना देगी, जिससे कि अगर वो फिर आपको ब्लैकमेल करेगी। सर ये केसेस भी पहले बहुत ठीक आते है, थे। वो अभी भी आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, आपको ब्लैकमेल करेगी। तो अब आप डर गए हो, पहला आपने फ़ोन उठाया लापरवाही से, फिर लालच कर लिया, अब आप डर भी गए हो, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो आपको ढेर सारा पैसा देना ही पड़ेगा, जब तक बिल्कुल पानी सर से ऊपर नहीं निकल जाता। तो मेरा क्या कहना है कि लापरवाही से बचो आप। लापरवाही अगर आपने कर लिया है, फिर लालच से बचो। अगर लालच भी कर लिया गलती से, फिर आप डर से बच जाओ। अगर आप तीनों से नहीं बच सकते ना, फिर आपको नहीं बचा सकता कोई भी। सर ये जो फील्ड है थोड़ा सा ना थोड़ा खतरनाक भी है। कभी आपको डेथ टाइप का ऐसा कुछ फील हुआ किसी केस में कि आपको लगा कि यार तो शायद कुछ हो सकता है मेरे साथ? नहीं, हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो चाहे हम कॉर्पोरेट में करें चाहे पर्सनल में करें, हमें ऐसा कुछ कभी लगता नहीं है, लगा नहीं, क्योंकि हम पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। हमें कोई नाम नहीं चाहिए होता किसी केस में कि ये केस हमने इन्वेस्टिगेट किया है। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के केसेस मैंने किए इन्वेस्टिगेट, तो मुझे नाम नहीं चाहिए। इवन हम सेलिब्रिटी से मिलते भी हैं जाके, तो हम फ़ोटो नहीं खिंचवाते,
क्योंकि कोई शौक़ नहीं है हमें ऐसा कि फ़ोटो खिंचवाना है, ठीक है। हम अपना मीटिंग करते हैं, उनसे बंद कमरे में मीटिंग की और वापस आ गए, जी। ठीक है। ना तो उनके किसी बंदे को पता चला कि हमने उनसे मीटिंग की है, ना हमारे बंदे को पता चला कि मीटिंग की है। हम सिर्फ काम की बात ध्यान रखते हैं, काम किया, उनको रिपोर्ट दी, हमारा काम ख़त्म हो गया। दिक्कत तब आती है जब आप यहाँ पे भी लालच करते हो। यहाँ पे भी अब आपको एक रिपोर्ट आपने साइड में रख ली, नाम चाहिए, फेम चाहिए आपको। हाँ, कि भाई लोगों को बता दिया किसी पॉडकास्ट में कि मैंने ये उसके वाला लिए केस काम मेरा किया, था। मैंने किया। तो जाहिर-सी बात है कि जिसके खिलाफ केस किया, वो उसको तो पता चल गया, तो वो तो आपको गोली मारने आ जाएगा। उसको तो खुंदक आएगी कि भाई बिल्कुल उसने आएगी सर। उसका आपने बैंड बजा रखा है उसका, हाँ, तो वो तो आएगा। तो हमने ऐसा करना ही नहीं है। तो जब मैं स्टार्ट किया था ये बहुत कम उम्र में, तो उसी टाइम मैं समझ गया था कि भाई मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की डेट में हम जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, वो हम लेते नहीं हैं, ठीक है ना, और इसलिए हम बचे हुए हैं। तो सर मेरा जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है, मतलब ईज़िली अगर? एंड्रॉयड फ़ोन हैक हो सकता है, आईफ़ोन में चांसेस कम होते हैं। तो सर आप डाउनलोड करनी पड़ेगी कोई वैसे ऐप से, या फिर वैसे भी हो सकता है? मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। एंड्रॉयड फ़ोन बिल्कुल ओपन है हैकर्स के लिए। वो कभी भी आपका हैक हो सकता है, कोई एप्लीकेशन में कोई वायरस आ सकता है, कोई उसके अंदर डाल सकता है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन ले सकता है, या आपको कोई ईमेल कर सकता है, ईमेल पे कोई वायरस भेज के आपका फ़ोन हैक कर सकता है, या कोई आपको फ़ोटो भेजे व्हाट्सएप के ऊपर, वो आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर वायरस हो सकता है जो आपके फ़ोन में घुस जाएगा और आपके फ़ोन को कैप्चर कर लेगा। कंपैरेटिवली एप्पल थोड़ा सेफर साइड में कह सकते हैं। हाँ, अब आईफ़ोन मुझे लगता है मतलब मैंने सुना नहीं अभी कि आईफ़ोन हैक हो गया है। तो पहले वाले जो थे 6 तक वो कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाते थे, लेकिन अभी जो वर्ज़न आ रहे हैं धीरे करके आईफ़ोन जो है अपने सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत वेरीफ़ाइड एप्लीकेशंस होती हैं। हर एप्लीकेशन को वो अपने सिस्टम में जगह नहीं देता, तो इसलिए मुझे लगता है कि आईफ़ोन काफ़ी सेफ़ है आज की डेट में। सर हाउ इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ए गर्ल और अ बॉय? कंपेयर करें इस प्रोफेशन में किसी को कराना है तो दोनों के लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? अगर उनको फील्ड वर्क करना है ज़्यादा मोस्टली, तो डिटेक्टिव फील्ड। जनरली देखिए फील्ड वर्क के लिए तो बॉयज़ ही काम करते हैं, जी। गर्ल्स भी काम कर रही हैं हमारे साथ, लेकिन जैसे आपने अपने ऊपर बताया उसमें अगर सारा दिन खड़े होना है, वॉच करना है, ठीक है, स्टैटिक वॉच जिसको हम बोलते हैं, या सर्विलेंस करना है, तो उसमें जो फीमेल हैं, फीमेल इन्वेस्टिगेटर है, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो एक्सपोज ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी, हाँ, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे खड़ी रहेंगी तो तो लोग उनको देखें। लोग नोटिस कर लेंगे। लड़के लोग खड़े हैं तो कोई ज़्यादा नोटिस करता नहीं है, दिखता नहीं है, है ना? तो लड़कियां जो है वो इंक्वायरीज़ के लिए ठीक हैं, टेलीफोनिक इंक्वायरी के लिए ठीक है, डिजिटल इंक्वायरी के लिए ठीक है, और फील्ड इंक्वायरी के लिए भी ठीक है। बट यहाँ पे स्टैटिक वॉच करनी है या सर्विलेंस करना है, क्योंकि ये हमारे टूल्स हैं अलग-अलग, कि वॉच करना है, स्टैटिक वॉच करना है, सर्विलेंस करना है, फील्ड इंक्वायरी करनी है, डिजिटल इंक्वायरी करनी है, टेलीफोनिक इंक्वायरी करनी है, तो ये अलग-अलग फील्ड हैं हमारे। तो इसमें काफ़ी जगह पे लड़कियां कामयाब हैं, कुछ जगह पे लड़कियां कामयाब नहीं हैं। तो सर आपको कितनी लैंग्वेज आती है अगर डिटेक्टिव ऐसे? मेरे तो सिंपल मैं हिंदी बोलता हूँ ज़्यादा, जी। पंजाबी मेरी मातृभाषा है तो पंजाबी बोलता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को इंग्लिश का ज्ञान है, तो ये 3 भाषाएँ आती हैं। स्पेनिश में थोड़ी बहुत ही सीखी है मैंने, जी। तो थोड़ी बहुत ही बोल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जी। तो स्पेनिश की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है मेरे बस को। अब डिटेक्टिव को ऑलमोस्ट ऑलराउंडर होना चाहिए, हर फील्ड में कुछ ना कुछ उसको आना चाहिए। जी, 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 ओके। जी। तो सर एक गुड डिटेक्टिव है, बैड डिटेक्टिव में अगर थोड़ा सा जनरलाइज कर पाएँ तो? सिर्फ पेशेंस का फ़र्क है कि जो पेशेंस रखेगा वो अच्छा डिटेक्टिव है। लेट्स सपोज आप स्टैटिक वॉच कर रहे हो किसी की, अब जैसे आप हो लेट्स सपोज, जी सर। आपका मुझे रूटीन नहीं पता, मुझे आपके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। संडे को आपके ऊपर मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। संडे को मैं आपके घर के सामने बाइक लगा के खड़ा हूँ, बाइक पे बैठा हूँ,
और 2-3 केले रख लिए मैंने, 2-3 सेब रख लिए खाने के लिए, हाँ। ताकि इधर उधर जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े खाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मूवमेंट होगी, उसी हिसाब से मुझे भी मूव करना पड़ेगा। तो अच्छा डिटेक्टिव जो होगा वो शांति से बैठेगा, ठीक है, सब्र रखेगा, पेशेंस रखेगा। जो बैड डिटेक्टिव होगा वो जल्दबाजी करेगा, वो कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी ये करेगा, वो करेगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको मिस कर दे इसी चक्कर में, हाँ। और हो सकता है उसकी वो फिर अपने सीनियर को, जो हैंडलर है उसका, उसको फ़ोन करे, अरे सर अभी कोई मूवमेंट हुई नहीं है, मूवमेंट हुई नहीं है। अब बताइए सीनियर क्या करेगा उसमें? मूवमेंट नहीं हुई तो नहीं हुई है, अब खड़े रहो, तुम्हारा काम है खड़े होना, ठीक है ना। जी सर। तो हम जब फील्ड में देखते हैं, जो अभी हमारे साथ लोग काम करते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई ये बहुत बेसब्रा है, ये 2 घंटे कहाँ खड़ा रहेगा, तो इसको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक सर है? आप कैसे अपनी फील्ड जो एजेंट है उनको रिक्रूट करते हैं, बेसिक जो एक अगर बता पाए थोड़ा। तो हम जो मेरी कंपनी में है वो रूल है कि हम डायरेक्ट किसी को अपॉइंट नहीं करते एज ए इन्वेस्टिगेटर। पहले उसको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप पे लेते हैं। सिखाते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है कि हम उनको बहुत छोटा सा पैसा देते हैं, मतलब कई बारी नहीं भी देते हैं, ठीक है, या हम उनको खर्चा देते हैं, आने जाने का खर्चा देते हैं। तो उनको हम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। मैं क्लासेस लेता हूँ, बेसिक चीज़ें सिखाते हैं उनको, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जब धीरे धीरे हमें लगता है कि ये चीज़ें समझ रहा है सामने वाला, फिर उनको फील्ड में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन फील्ड में हम फ्रेश केसेस पे उनको नहीं भेजते हैं, हम जो केसेस हमने इन्वेस्टिगेट कर लिए होते हैं उनके ऊपर लगाते हैं उनको। या जैसे मैं बोलूँगा कि अच्छा मेरी कार का फॉलो करो आप, ठीक है, मैं अब उल्टी सीधी कार चलाऊँगा, मैं देखूँगा कि ये मेरे को सही से फॉलो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये देखूँगा कि मेरी नज़र में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं बैक व्यू मिरर से देखूँगा, मैं सेंटर मिरर से देखूँगा, मैं देखूँगा कि वो मुझे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे को कितना, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी ऐसे ही करते थे जब हम फील्ड में काम करते थे। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये उल्टी सीधी जो गाड़ी चला रहे हैं ना, हमें भटका रहे हैं ये। तो हमें ना क्या करना है, एक तो सही से इनको फॉलो करना है, हम छोड़े ना इसको। दूसरा हमने क्या करना है कि हमने इनकी नज़र में नहीं आना है। हम ऐसे इनको फॉलो करेंगे कि ये मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इनको लगेगा कि हम पीछे छूट गए, लेकिन हम इनसे पहले खड़े होंगे वहाँ पे। डेफिनेटली है ना। तो दिस इज़ द थिंग। तो ये चीज़ें आपको एक अच्छा डिटेक्टिव और एक बुरा डिटेक्टिव बनाती हैं। सर मेरे को अब खुद फील आ रहा है कि मैं भी डिटेक्टिव बन सकता हूँ, या फिर मैं भी थोड़ी जासूसी कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन अगर ठीक हो तो। पॉडकास्ट सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे लिए। एक मैं और चाहता हूँ आप बता दें कि अगर किसी वाइफ को जनरली वैसे शक हो रहा हो उन्हें पति के ऊपर, या फिर पति को हो रहा पत्नी के ऊपर, जनरली वो एक चीज़ जो है वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं पता करने के लिए भाई कुछ गड़बड़ है, तो थोड़ा सा बता पाएँ तो। इसमें सिंपल सी बात है कि एक वाइफ है, हस्बैंड के साथ मुझे लगता है कि 16 घंटे बिताती है कम से कम। संडे को तो सारा 24 घंटे ही हो सकता होगा। तो एक वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो अगर हस्बैंड का रूटीन चेंज हो रहा है, अगर उसकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, अगर वो उसके साथ बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या उसको इग्नोर कर रहा है, या उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है, या हस्बैंड अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। अब फिक्स कैसे करेंगे कि आप डिटेक्टिव के पास जाओ, काउंसलिंग लो, इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, काउंसलिंग लो, आप सिस्टम को समझो। क्या पता उनका ही वो घर में फील हो रहा है उनको, ऐसा सच में ना हो, ऐसा ये भी हो सकता है। वाइफ की भी गलती हो सकती है ना। बिल्कुल सर। हो सकता है वो ज़्यादा ध्यान ना दे पाती हो, हाँ। वो हो सकता है कि उनकी सेक्स लाइफ इसलिए बेकार है क्योंकि शाम को बीवी जो है खाना बना के आ रही है और उसमें मसालों की बदबू आ रही है उसके शरीर में से, और पति को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए उनके बीच में रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा। कोई रीज़न क्या है ठीक है पहले ना? पता कर लीजिए। तो इसलिए पहले काउंसलिंग ज़रूरी है, सिस्टम समझना ज़रूरी है कि कहाँ गलती हो रही है। भाई जी सर। कूद के इस नतीजे पे पहुंचना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चले,
ठीक है ना? तो सिस्टम को समझना ज़रूरी है, अगर सिस्टम को समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप पत्नियों को पता चल गया होगा कि पति को कैसे चेक करना है, पति को पता चल गया होगा कैसे बचना है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये भी। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस पॉडकास्ट से मुझे पर्सनली, और आपको भी मिली होगी आई होप। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। धन्यवाद। थैंक यू जी।